Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो देख के पता ही चल रहा होगा आज का हमारा टॉपिक क्या, गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। तो हम इस वीडियो में मेनली गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे कि जो आप एमएससी केमिस्ट्री अगर आपने कर लिया तो आप कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में मेनली हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको कब उनके लिए तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें हम ज़्यादा सैलरी वैलरी का कोई ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है हमारा रिसर्च। भाई अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर ली, अब आप जाना चाहते हो रिसर्च में। ठीक है, रिसर्च में जाना चाहते हो यानी कि आप क्या करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो। ठीक है, पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, आप पीएचडी करना चाहते हो, उसके लिए सबसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपका, सबसे पहले आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, एमएससी तो होनी चाहिए ना, मास्टर्स तो होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका CSIR नेट JRF या तो ये क्वालिफाई हो, ठीक है, या फिर आपका गेट क्वालिफाई हो। ठीक है, या फिर कुछ उसमें जो आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना एक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी लेती है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती है, एक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी लेती है। तो इन तीनों के बेसिस पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आपका या तो CSIR नेट क्वालिफाई है, JRF, या फिर गेट क्वालिफाई है, या फिर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। जो अगर वो यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप उस यूनिवर्सिटी का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर देते हो तब भी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। ये सब होने के बाद उसके बाद आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू कंपलसरी है भाई, इंटरव्यू से आप बच नहीं सकते। ठीक है, यहाँ से फिर आपका होता है इंटरव्यू और इंटरव्यू के बेसिस पे फिर आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है पीएचडी में। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ एक कंफ्यूजन होती है कि सर CSIR नेट और JRF। ठीक है भाई, अगर हमारा नेट क्वालिफाई है तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा, अगर हमारा JRF नहीं है या फिर JRF होने के बाद ही मिलेगा। तो इसके ये है कि अगर आपका नेट भी क्वालिफाई है तब भी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। बस सर उसके बाद अगर आपका नेट है तो आपको पैसे थोड़े कम मिलते हैं। ठीक है, JRF में आपको पूरे पैसे मिलते हैं। बस ये फ़र्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। तो अगर आप मास्टर्स में हो, ठीक है, मास्टर्स में हो तो मास्टर्स में आप अपने नेट गेट की, अगर आपको पीएचडी करनी है, आपको रिसर्च में जाना है, तो आपको नेट गेट की क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये गेट है ये मेनली IITs कंडक्ट कराती है। गेट के बेसिस पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको, जैसे IITs वगैरह तो एडमिशन दे देती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको गेट के बेसिस पे एडमिशन दे देती है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं भी देती। ठीक है, तो वो चीज़ होती है, आपको इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर आपको टीचिंग में जाना है, ठीक है, टीचिंग में या तो एक ऑप्शन हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो सकता है लेक्चरर या PGT टीचर। ठीक है, इन दोनों के लिए आपका एलिजिबिलिटी अलग अलग है। इसके लिए आपके पास मास्टर तो होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर होगी, उसके साथ या तो आपके पास CSIR नेट हो, ठीक है, या फिर PhD हो, दोनों में से कोई एक। हाँ, ये बात अलग है, जिनके पास PhD होती है ना, जिनके पास यहाँ पे होती है PhD, उनको थोड़ा सा यहाँ पे फायदा लगा लो, फायदा या थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है। जिनके पास क्या होती है, PhD होती है, तो आपके पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास MSc होनी चाहिए और CSIR नेट होना चाहिए। नेट तो आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आप PGT टीचर की बात करो, उसमें आपके पास MSc होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास B.Ed भी होनी चाहिए। ठीक है, MSc और B.Ed।
एमएससी के साथ साथ यहाँ पे आपकी जो बीएड होती है वो बीएड कंपलसरी होती है, और इसके बाद इसका आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आपको ये दोनों होने के साथ आपको फिर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम किस टाइप के, जैसे दिल्ली के लिए होता है आपका DSSB का, DSSB में आता है, और UPPGT। ठीक है, इस टाइप के आपके एग्ज़ाम होते हैं, इसमें आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, आपके पास अगर ये है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ये एग्ज़ाम दे के अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप UPPGT मतलब जो PGT टीचर होते हैं उनमें कर सकते हो। और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, इनके लिए आपके पास MSc CSIR नेट और PhD, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह में तो ये होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। अब अगर आपको ये है कि नहीं मेरे को तो स्कूल वगैरह में पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, +1 +2 को पढ़ाना, तो मेरे को PGT की तैयारी करनी है। PGT की तैयारी करनी है, आपकी मास्टर हुई, मास्टर होते ही आपको डायरेक्ट बीएड में एडमिशन लेना। ठीक है, लेट तो करना ही नहीं है, और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, एक जगह रहना आपने, कोई ज़्यादा ये भी कर लो ये भी कर लो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट। जैसे PSUs आपके काफ़ी होते हैं, हो गया जैसे कि ONGC हो गया, NTPC हो गया, और HPLC हो गया, HPCL हो गया, फोर्थ हो गया आपका IUCL हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं। यहाँ भी आपके केमिस्ट की पोस्ट निकलती है। अब ONGC है, ONGC के लिए क्या, ONGC में आपको क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास एक अच्छा गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा गेट स्कोर मान के चलो टॉप 50 टू टॉप 100 लगा लो, वैसे तो टॉप 50 में ही आना पड़ेगा आपको। रैंक आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ से क्या होती है, इंटरव्यू की कॉल आती है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है, और आपको यहाँ पे ONGC की सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रेफरेंस देनी है किसको, गेट को। अगर आपको ONGC में जाना है तो आपको अभी से गेट की तैयारी इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपको टॉप 50 में आना ही आना है। ठीक है, तब आप ONGC में सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद NTPC हो गया, HPCL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन सब में क्या होता है, इन सब में आपके पास मास्टर्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है, मास्टर के साथ साथ इनका एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इनका एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इनकी पोस्ट के लिए। उसके साथ साथ आपको, हाँ, यहाँ पे जैसे HPCL हो गया, इनके लिए कुछ पोस्टें गेट के बेस पे भी आती है, कुछ एग्ज़ाम के बेस पे भी होता है, कुछ गेट के बेस पे भी होती है, तो आपका गेट इनमें भी चल सकता है। ठीक है, कुछ पोस्टें के वो जो कुछ पोस्ट होती है वो जो गेट के बेसिस पे भी उनको इन्वाइट कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आपका गेट यहाँ, आपका गेट यहाँ भी चल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये क्या मांगता है, ये आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है, आपको मतलब लैब में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि टीचिंग के एक्सपीरियंस को ये एक्सपीरियंस नहीं मांगते। ठीक है, कि आप कहीं टीचिंग कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ PhD को ये एक्सपीरियंस में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे PSUs में जाना है, ठीक है, मान लो आपको NTPC में जाना है, HPCL में जाना है, IOCL में आपने टारगेट बना रखा कि आपको इनमें जाना है। ठीक है, इनमें जाने के लिए आपकी जैसे ही मास्टर्स हुई, मास्टर्स होते ही आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 1-1.5 साल का तो टाइम लगेगा, पोस्ट कब आए। ठीक है, आप पूरी प्रिपरेशन आपकी उस टाइम हो ना हो। ठीक है, आपको 1-1.5 साल का 2 साल का टाइम लगेगा। तो उसके साथ साथ अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम करोगे तो आपका वो एक्सपीरियंस एडअप हो जाएगा।
ठीक है। तो इनकी ये रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। अगर आपने सिंपल मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, आपके सिंपल मास्टर सर मेरा नेट क्लियर है, GRF क्लियर है, गेट क्लियर है, सब कुछ है, तो मेरे को जाना है HPCL में, तो क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकते। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इनकी कंडीशन ही है। तो आपकी अगर मास्टर्स हुई तो डायरेक्ट आप क्या करो, डायरेक्ट कहीं ना कहीं ज्वाइन करो और अपना एक्सपीरियंस गेन करो, साथ ही साथ जो इनका एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम की इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भाई ये आ गया आपकी DRDO, बार्क और इसरो, ठीक है। तो जैसे आपका DRDO और बार्क हुआ, इनमें क्या है, इनमें आपकी MSc होनी चाहिए, ठीक है, प्लस गेट, और गेट में वही टॉप 50 लगा के चलो, ठीक है, टॉप 50 टॉप 100 इनमें, क्योंकि पोस्ट होती है, जो वैकेंसीज होती हैं वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो आपके टॉप में होते हैं केवल उन्हीं का नंबर आ पाता है। तो यहाँ पे आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे या आपको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, वहां से फिर आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है, वहां आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बेसिस फिर आपकी सिलेक्शन होती है। हाँ, बार्क अपना एक अलग से एग्जाम भी लेता है, बार्क का क्या होता है, एग्जाम भी लेता है, ये तो आप मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। बार्क का अपना एग्जाम भी होता है, तो वो गेट के बेसिस पे इनवाइट करता है और उस एग्जाम के बेसिस पे भी इनवाइट करता है, ठीक है। तो अगर आपने टारगेट बनाया हो कि मेरे को तो DRDO में जाना है, मेरे को तो बार्क में जाना है, ठीक है, तो अभी से अपने गेट की प्रिपरेशन क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। और गेट की प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि कोई और आपसे आगे ना निकल पाए, ठीक है। आपको किस में रहना, आपको टॉप आना है, ठीक है, तब आपका इनमें क्या आ सकता है, नंबर आ सकता है। उसके बाद इसरो में आपका, अगर आप BSc लेवल पे देखो, अगर BSc में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आपकी असिस्टेंट की, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट की, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आती है, ठीक है। और अगर आपने MSc कर रखी है तो आपके लिए साइंटिस्ट की पोस्ट भी आती है, ठीक है। तो इसरो में क्या आता है, अगर आप BSc लेवल पे जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आती है और MSc बेस पे साइंटिस्ट की पोस्ट आती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये MSc लेवल पे साइंटिस्ट की पोस्ट है, ये कभी 4-5 साल में एक बार आती है, ठीक है, कभी 4-5 साल में आपकी एक बार आती है, ठीक है। जो ये साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है ये हर दूसरे तीसरे साल में आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट की पोस्ट है ये आपकी काफ़ी सालों बाद आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब ये सारे मैंने एक साथ लिखे, DIIP CGP DTM, इसकी फुल फॉर्म देख लेना क्या होती है, गूगल में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें पेटेंट ऑफिसर की आपकी पोस्ट होती है, किसकी, पेटेंट ऑफिसर, ठीक है। जियो साइंटिस्ट तो आपको पता ही है, UPSC कंडक्टर आती है। FSSAI और FCI, इसमें आपकी फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, फूड एग्जामिनर और फूड इंस्पेक्टर और फूड एग्जामिनर की, इनमें आपकी पोस्ट होती है। तो इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपकी, कि सबसे पहली चीज आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, सबसे पहली चीज आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। सेकंड, उसके बाद इनका क्या होता है, इनका एग्जाम होता है, इनका क्या होता है, एग्जाम। एग्जाम आपका एक प्री होता है, एक होता है मेंस, ठीक है, एक प्री होता है, एक मेंस। प्री में आपका जो एक एग्जाम होता है उसमें आपका क्या आता है, जो ये एप्टीट्यूड वगैरह, एप्टीट्यूड, बाकी जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज का आप ये देख सकते हो कि अपनी पॉलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आ जाएगी। तो इस टाइप में भी आपका यहाँ पे एक एग्जाम, एक पेपर होता है, ठीक है। तो आपको वो पेपर भी क्वालिफाई करना है। तो अगर आपने सोच रखा कि मेरे को तो जियो साइंटिस्ट करना है,
ठीक है। जियो साइंटिस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। ठीक है सर, मेरी मास्टर्स होगी, मास्टर होगी, मास्टर के साथ साथ आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देनी है। यानी कि आपको डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको अपनी हमारी हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब भी आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अपनी केमिस्ट्री तो साथ साथ है ही है, केमिस्ट्री तो करनी है, साथ साथ आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्योंकि आपको उन दोनों पेपर में क्वालिफाई होना इंडिविजुअली, पेपर 1 में भी क्वालिफाई होना पड़ता है, पेपर 2 में भी क्वालिफाई होना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको ये सब भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आपको सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मतलब वो एसएससी वाले बच्चे करते हैं, तो सेम चीज़। तो ये सब चीज़ें इन चारों के लिए, इन चारों में ही ऐसा होता है। तो अगर आपको किसी में भी जाना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से स्टार्ट करनी पड़ेगी कि आप उन दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास मास्टर्स तो होनी चाहिए। अपने डिसाइड करो कि किस में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करो। ठीक है, और केवल उसका ही करो। ये नहीं कि हर जगह मैं थोड़ा सा इसकी भी तैयारी कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसकी भी तैयारी कर लेता हूँ, थोड़ी सी, तो ऐसे में क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक जगह फोकस करोगे, ठीक है, एक जगह फोकस करोगे, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई, उस कंपटीशन को आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी आपकी गवर्नमेंट जॉब। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।